क्लास 8। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। 3.3 के पहले की जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास तक। अब आज इस क्लास में हम 3.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो देखो इसमें सबसे पहले जो फिगर बना हुआ है क्वेश्चन के बगल में ही, तो पहले हम उस फिगर को बना लें। नाम दे दिया सपोज ABCD, ठीक है। अब इसमें दो डायगोनल्स हैं, एक है AC, दूसरा है DB, और ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है O, क्लियर। तो अब सबसे पहला क्या कह रहा है कि AD जो है कह रहा है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। तो AD आगे यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है, इसका मतलब AD किसके बराबर होगा? AD जो है किसके इक्वल होगा भाई? तो देखो हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब AD का जो अपोजिट साइड होगा वो आपस में दोनों लोग बराबर होंगे, यानी कि AD और BC हमारे बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू BC, क्लियर। अब सेकंड में क्या रहा है कि एंगल DCB किसके बराबर होगा? तो पहले हम ये देखें कि एंगल DCB है कहां पे। तो देखो DCB मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की बात हो रही है भाई DCB। तो हमें ये चीज भी पता है, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब DCB ये जो एंगल C है ये किसके बराबर होगा भाई? इसके अपोजिट एंगल के, यानी कि BAD, ठीक है। तो DCB का जो एंगल है वो वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा? BAD, ठीक है। तो BAD, क्लियर। अब थर्ड पार्ट है OC किसके बराबर होगा भाई? OC यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, तो ये OC किसके बराबर होगा? तो अब फिर से देखो हमने ये बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा O है वो AC का मिड पॉइंट होगा, और इसी तरह यही O ये जो BD डायगोनल है उसका भी मिड पॉइंट होगा। अब क्योंकि O AC का मिड पॉइंट है तो OC और OA दोनों आधे आधे होंगे, यानी कि OC और OA हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे OC किसके बराबर होना चाहिए भाई? OA के बराबर होना चाहिए, क्लियर। अब चौथा पार्ट मेजर ऑफ, फोर्थ पार्ट में है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA कितने के बराबर होगा? एंगल
मतलब ये पूरा पूरा एंगल ए, और एंगल है CDA। CDA मतलब CDA मतलब ये पूरा का पूरा एंगल। क्लियर? तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितने के बराबर होगा? तो देखो भाई, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसका मतलब जो BC होगा वो AB के पैरेलल होगा। ठीक है ना? देखो हम यहाँ पे फिर से बना दे रहे हैं कि जो DC है वो हमारा AB के पैरेलल होगा। ठीक है? और ये जो AD है, ये जो AD लाइन है वो BC और AB इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा। हमें लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में ट्रांसवर्सल की बात बताएगी। ठीक है? तो ये जो AD लाइन है वो ट्रांसवर्सल होगा किन दो लाइंस के लिए, DC और AB। और DC और AB तो हमारा पैरेलल है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और हमें ये बताया था कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है? तो ये जो AD लाइन है मतलब ट्रांसवर्सल जो है हमारा, उसमें जो ये दोनों एंगल्स बने हैं वो हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं और वो भी इस ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड में है। ठीक है? दोनों जो है सेम साइड में है। इसका मतलब हमने बताया था कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है? जो भी को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर दोनों पैरेलल लाइन लिए हैं तो फिर उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीज होगा भाई, चूंकि DC और AB हमारा पैरेलल लाइन है और ये जो AD है वो हमारा एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, इसलिए ये जो एंगल D और ये जो एंगल A है वो को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AD। क्लियर? और जब ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड के को इंटीरियर एंगल्स होंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA कितने के बराबर होगा भाई, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2. Consider the following parallelograms. Find the values of the unknowns x, y, z. अब इसमें देखो टोटल 5 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और हर पार्ट में हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले सॉल्व करें 2 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो फिगर देखो भाई ऐसे बना है, ABCD ये जो है Z दिया है, इधर x है, ये y है, और ये जो एंगल ये 100 दिया हुआ है। ठीक है? और हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब देखो भाई, ये जो x है और ये जो 100 है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल BC। ये जो DC और ये जो AB है ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
since ABCD is a parallelogram, therefore DC is parallel to AB। अब जैसे ही DC और AB पैरेलल होगा, इसका मतलब ये जो X और 100 है, यानी कि एंगल C और एंगल B, एंगल C, therefore एंगल C and एंगल B are co-interior angles, co-interior angles on the same side of, on the same side of transversal, on the same side of transversal BC। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। therefore x plus 100 is equal to 180 डिग्री। यहां से x is equal to आ जाएगा 180 प्लस 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस 100, यानी कि x is equal to 80 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अब इसके बाद y और z निकालने के लिए देखो तो सेम, हम अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान देना कि y किसका ऑपोजिट एंगल है भाई, इस एंगल b का। और चूंकि हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में हमारे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो भाई, एंगल D का ऑपोजिट एंगल एंगल B है। अब चूंकि एंगल B 100 डिग्री का है, इसका मतलब जो ये एंगल D है यानी कि Y, वो भी कितने डिग्री का होगा भाई, एंगल 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे since ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, therefore एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर होगा और एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अब एंगल B की वैल्यू देखो 100 दिया हुआ है, तो एंगल D बराबर एंगल B और एंगल B की वैल्यू है 100 डिग्री। और एंगल D हमारा है क्या, y, इसका मतलब y इज इक्वल टू 100 हो गया। क्लियर। अब ये जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा और एंगल C हमारा कितना है भाई, x है। ठीक है ना, और x की वैल्यू हमने निकाला है कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, अब एंगल D हमारा है y, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 100, और एंगल A की वैल्यू आई है 80 डिग्री। अब एंगल A क्या है भाई, Z है, तो Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका मतलब तीनों का तीनों वैल्यू आ गया भाई, x की वैल्यू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री और z इज इक्वल टू भी 80 डिग्री। ठीक है, देख लो एक बार। चलो भाई, अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसका पहले फिगर बना लें।
देख लो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम इसको नाम दे दें तो जैसे मान लो ए बी सी डी, क्लियर। तो चूंकि डीसी और एबी, क्योंकि एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है, यहां हम लिखेंगे सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम therefore DC is parallel to AB, therefore DC is parallel to AB। और जब DC और AB पैरेलल होगा तो ये जो 50 डिग्री दिया है और ये जो x दिया है ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AD, ठीक है। therefore एंगल D and एंगल A are co-interior angles on the same side of transversal, on the same side of transversal AD, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A हमारा x है और एंगल D 50 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री, क्लियर। x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब देखो भाई जैसे ही x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई तो ये जो एंगल A है वो 130 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है कि एंगल A का ऑपोजिट एंगल C है ना। देखो भाई इसमें एंगल A का ऑपोजिट एंगल C है और क्योंकि ABCD is a parallelogram and opposite angles of a parallelogram are always equal, therefore एंगल C जो होगा वो भी एंगल A के ही बराबर होगा। इसका मतलब अगर एंगल A 130 डिग्री का है तो एंगल C भी हमारा 130 डिग्री का होगा, ठीक है। नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ since एंगल A and एंगल C are opposite angles, therefore एंगल C is equal to एंगल A हो जाएगा। एंगल C जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल C हमारा है क्या भाई y और एंगल A है हमारा x। अब तो ये हो जाएगा y is equal to, अब x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 130 डिग्री, तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 130 डिग्री, क्लियर। अब देखो भाई x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल B को निकालेंगे। अब ये एंगल B क्या होगा भाई, ये भी 50 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल D और एंगल B ऑपोजिट एंगल्स हैं और ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल 50। सिमिलरली हम यहां लिखेंगे सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्लियर। अब एंगल B भी हमारा 50 डिग्री हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे 50 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो 50 डिग्री आ गया और ये एंगल Z है, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। ये दोनों हमारे कैसे एंगल्स हैं भाई, लीनियर पेयर है। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखें, ऊपर में since एंगल B and एंगल Z, एंगल B and एंगल Z are linear pair, therefore 50 डिग्री प्लस Z ये हो जाएगा
डिग्री के बराबर है, और ये जो एंगल Z है इन दोनों को प्लस करने पे कितना होना चाहिए भाई, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से Z इज इक्वल टू 180, ये दूसरी तरफ जाएगा तो -50 हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो भाई x, y और z की वैल्यू आ चुका है। x की वैल्यू है 130 डिग्री, y की वैल्यू है वो भी 130 डिग्री, और z की वैल्यू है वो भी 130 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आया? तीनों पर तीनों जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 130 डिग्री। क्लियर? आगे चले, चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, इसका भी पहले फिगर बनाएं। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया। ये जो है 30 डिग्री हो गया, और ये परपेंडिकुलर है, और ये z है। तो हमें x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो देखो x, y, z की वैल्यू के लिए, चूंकि देखो ये 90 डिग्री बनाया है, ये 90 डिग्री का साइन है, स्क्वायर जो शेप बनाता है वो कैसा एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर? अब चूंकि ये 90 डिग्री है, तो ये जो x होगा, x ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा भाई? क्योंकि ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बात समझ में आ रहा है? x जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से 90 डिग्री का होगा। तो हम यहां पे लिखें x इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई। अब x अगर 90 डिग्री है, अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले क्या करो, इसका नाम ले लो ABCD। क्लियर? अब जो है इसमें इस बीच वाले पॉइंट को भी सपोज हमने कुछ नाम दे दिया O। अब अगर हम BOC ट्रायंगल की बात करें, BOC ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंगल B प्लस एंगल O प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री, यहाँ पे रख दिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y 90 प्लस 30 हो गया 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जो y की वैल्यू है वो हमारा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर? अब चूंकि ये जो ABCD है ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो हमारा BC होगा, ध्यान देना, क्योंकि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड
साइड्स पैरेलल, इसलिए ये जो साइड BC है वो AD के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि since ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram and therefore BC is parallel to AD, ठीक है, BC is parallel to AD। अगर हम BC और AD को देखें तो ये जो BD है कौन सा भाई, अगर हम BC और AD को देखें तो ये जो हमारा BD लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, ठीक है। और जब ये BD ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा तो ये जो एंगल Y है और ये जो एंगल Z है ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। बात समझ में आ रही है कि ये जो एंगल Y है और ये जो एंगल Z है ये दोनों एंगल्स हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये दोनों बराबर भी होंगे, इक्वल भी होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि BC और AD हमारा पैरेलल है और BD जो है वो एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे Y और Z जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और ये दोनों हमारे बराबर होंगे। तो देखो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे कि since BD acts as transversal, BD acts as transversal and angle Y and angle Z and angle Y and angle Z are alternate interior angles, alternate interior angles, ठीक है। और क्या पता है कि दो पैरेलल लाइन के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर Z इज इक्वल टू Y, ठीक है। यहाँ से Z इज इक्वल टू Y हो जाएगा और Y की वैल्यू हमने कितना निकाला है 60 डिग्री, तो Z इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो भाई हमारा X, Y और Z तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। X की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, Y की वैल्यू आएगी 60 डिग्री और Z की वैल्यू भी आ गई कितनी भाई 60 डिग्री। आंसर, ठीक है। तो चलो भाई आज इस क्लास में बस इतना ही रहेगा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को बार बार आप देखिएगा तो उससे और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑफ करो।